हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि आपने अभी 2 दिन पहले ही सुन लिया है, लेकिन मेरा ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया है। फिर भी मैं आप सभी को एक छोटी छोटी सूचना है, इसमें से संक्षिप्त जो है वो आपको इसके बारे में देना चाहता हूँ कि जो वर्ग 2 का है वह विज्ञापन आ चुका है। इसके बारे में आपने तमाम शॉर्ट्स वीडियो और वीडियोज़ देखे होंगे, लेकिन एक छोटा सा वीडियो मैं अपनी तरफ से भी इसको लेकर आया हूँ। उसमें जो जानकारी है जो महत्वपूर्ण है बताने लायक, उसका कुछ भाग मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो इस पे बात कर लेते हैं कि कब से इसके फॉर्म चालू होंगे। तो फॉर्म इसके जो शुरू होने हैं वह 28 जनवरी 2025 यानी इसी माह की अभी जो 28 तारीख आने वाली है उस वहाँ से उसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे और 11 फरवरी 2025 तक इसके फॉर्म इसके भरे जाएंगे। तो 11 फरवरी तक फॉर्म भरना है। और इसके अलावा 5 दिन यहाँ पर और मिलेंगे एक्स्ट्रा, जो कि होंगे आपके संशोधन के लिए। इसकी जो परीक्षा है आप देख सकते हैं कि 20 मार्च 2025 से इसको क्या किया गया है, प्रारंभ किया गया है। तो आपने ये चीज़ देखी है कि ईएसबी ने जो अपने कैलेंडर में दिया हुआ था कि कितने दिनों के अंदर वो परीक्षा कराएगा, कब तक विज्ञापन देगा, बिल्कुल उसी हिसाब से यहाँ पर सारी चीज़ें हो रही हैं। फॉर्म भरने की तारीख से लेकर परीक्षा की तारीख भी वही रखी है जो पहले ही ईएसबी ने अपने कैलेंडर में बता दिया था, और रिजल्ट का भी बता दिया था कि मई में इसका रिजल्ट आएगा। तो आप ये मान कर चलिए कि रिजल्ट भी सही टाइम पर इसका आ जाएगा। तो आप सभी अपनी अपनी पढ़ाई बिल्कुल चालू इसकी कर दीजिए। चलिए, सबसे पहले तो विज्ञापन पर ही पूरी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का हम देखेंगे। तो ये हो गया है कि कब से आपके फॉर्म भरेंगे, कब से आपके इसकी लास्ट डेट होगी। 5 दिन का आपको संशोधन का इसमें समय मिलेगा। इसके बाद इसमें योग्यता की बात करें कि कौन कौन सी योग्यता इसमें रहने वाली है, तो उस पर देख लेते हैं। तो इसमें हम देखेंगे योग्यता, तो सबसे पहले इसका जो न्यूनतम वेतनमान है इसका ग्रेड पे 32,800 होता है, प्लस डीएस का होता है वर्ग 2 के लिए। और इसमें आप देखेंगे कुल पदों की संख्या कितनी है, तो कुल पद इसमें 7,929 कुल पद हैं, जिसमें से डीपीआई के जो पद हैं 7,082 हैं और जनजातीय विभाग के 847 पद हैं। ठीक है, पदों की संख्या यहाँ पर कम है, जैसा कि उन्होंने बताया था कि 10,000, अब 10,000 में ही इन्होंने बहुत सारे पदों को इसमें बांट दिया है। तो पदों की संख्या निश्चित रूप से यहाँ पर बहुत कम इसमें कर दी गई है। चलिए, 7,082 हो गए हैं डीपीआई के और 847 पद जो हैं जनजातीय विभाग के इसमें हैं। इसके बाद अर्हता की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन्होंने इसमें क्या किया है कि सिर्फ एमपी टेट को ही यहाँ पर मान्य किया है। एमपी टेट को मान्य किया है, जिसमें 2018 और 2023 2 बार इसका हुआ है वर्ग 2 का, तो 2 बार का ही इन्होंने मान्य यहाँ पर किया है। सीटेट के बारे में पहले काफ़ी यहाँ पर चर्चा हुई और हमें भी उम्मीद थी कि शायद उसको मान लिया जाए, लेकिन उन लोगों ने उसको नहीं माना है। एमपी टेट वालों को ही यहाँ पर मान्य किया गया है। तो निश्चित रूप से बच्चों की संख्या जो है वह यहाँ पर कम रहेगी, क्योंकि इससे संबंधित जो आंकड़ा है वो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि एमपी टेट जो पास बच्चे हैं वह संख्या उनकी कितनी है। इसके बारे में हम पूरी चर्चा पिछली वीडियो में वहाँ पर कर चुके हैं। तो एमपी टेट 2018 या 2023 का पास होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास 2 वर्षीय डिप्लोमा समकक्ष 50% अंक स्नातक उपाधि या 1 वर्षीय बीएड, या तो इसमें आपका बीएड होना चाहिए, डीएलएड या बीएलएड जो भी है वो हो जाएगा आपका। और साथ में आपका हो जाएगा एमपी टेट आपका पास यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, एमपी टेट आपका पास होना चाहिए, चाहे 2018 का हो या 2023 का हो। ठीक है, तो ये योग्यता की बात हो गई है कि इसमें क्या योग्यता इसमें रहेगी। इसके बाद इसमें आयु संबंधी बात करें कि आयु इसमें कितनी रहने वाली है, तो आयु के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो न्यूनतम जो आयु है, न्यूनतम आयु इसमें 21 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। न्यूनतम जो आयु रहेगी वह 21 वर्ष यहाँ पर रहेगी, और अधिकतम जो आयु है उसको यहाँ पर बताया गया है कि कितनी यहाँ पर रहेगी। तो न्यूनतम कितनी रहेगी, 21 वर्ष। न्यूनतम जो आयु है वह 21 वर्ष यहाँ पर रहेगी, न्यूनतम आयु 21 वर्ष। और ये जो आयु की जो गणना है वह 1 जनवरी 2024 में की जाएगी। इसमें जो अनारक्षित वर्ग के लिए जो एज है वह 40 वर्ष है। इसके संबंध में भी मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। और 38 शिक्षकों को 9 साल का यहाँ पर उसको बेनिफिट मिलता है एज में, तो यहाँ पर उनकी एज जो है वह हो जाएगी 49। इसके अलावा अनारक्षित के अलावा जितनी भी कैटेगरी हैं सभी के लिए अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रखी गई है। और अगर उसके साथ ही साथ आप 32 शिक्षक हैं तो 9 साल का आपको यहाँ रिलैक्सेशन आपको और मिलेगा। यानी जो उम्र है वह 38 शिक्षकों के लिए यहाँ पर जनरल के लिए 49 और अदर के लिए 54 वर्ष है। बाकी बिना 38 शिक्षक के लिए नॉन गेस्ट फैकल्टी के लिए 40 और 45 साल यहाँ पर एज रखी गई है। तो ये एज का समीकरण हो गया है कि ये एज इसमें रहने वाली है।
इसके अलावा बात करें इसमें पेपर के पैटर्न की, तो पेपर में क्या क्या आने वाला है। तो पेपर देखिए, ये जो चीज़ें हैं कि आप किस विषय से परीक्षा देंगे, तो ये सारी चीज़ें तो आप पहले ही जब आपने टीईटी दिया है तो उसमें ही आपने उसी विषय से भरा ही होगा, क्योंकि जो एमपीटेट था वो आपको पता होगा आपने किस विषय से यहाँ पर पास किया हुआ है, तो उसी से संबंधित पेपर आपको यहाँ पर देना है। तो इसको बताने का अभी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो आप देख लेते हैं इसके बाद कि इसमें सिलेबस में कितने प्रश्न यहाँ पर आएंगे और क्या इसमें माइनस मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। तो इसमें देखिए आप परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें देखेंगे कि इसमें 100 अंकों का जो है आपके लिए प्रश्न पत्र आएगा और साथ ही साथ इसमें 100 MCQ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 प्रश्न हैं, 100 नंबर हैं, ठीक है। और इसमें जो समय रहेगा वह 2 घंटे का समय आपके लिए यहाँ पर दिया जाएगा। 2 घंटे में 100 प्रश्नों को क्या करना है, आपको हल करना है। साथ ही साथ आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए कि किस लेवल का पेपर आपके लिए यहाँ पर आने वाला है। तो विषय वस्तु का स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के कक्षा 9 से 12 में प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित होंगे, लेकिन इनकी कठिनाई का स्तर एवं संबद्धता जो है स्नातक स्तर का होगा। तो 9 से 12 तक का जो है आपको पाठ्यक्रम देखना है और टॉपिक रहेगा, और उसका जो लेवल रहेगा, डिफ़िकल्टी लेवल रहेगा, उसको इन्होंने ग्रेजुएशन स्तर का यहाँ पर बताया है कि ग्रेजुएशन लेवल का इसमें कठिनाई का स्तर यहाँ से पूछा जाएगा। तो ये वर्ग 2 के हिसाब से ये सिलेबस का हो गया। अभी एक हम मैथ का सिलेबस देख लेते हैं कि मैथ के सिलेबस में इन लोगों ने यहाँ पर क्या पूछा है। तो आप भी देखें क्या क्या चेंजेस इसमें किया हुआ है। बाकी सिलेबस का पूरा एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सिलेबस से पूरी चर्चा उसमें हम करेंगे। अभी संक्षेप में थोड़ा सा उस पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इन्होंने बदलाव किया है। सिलेबस जो इन्होंने बदला है वह काफ़ी थोड़ा सभी को मन विचलित कर रहा है कि इस तरीके से सिलेबस इन्होंने कैसे इसमें डाल दिया है, क्योंकि तमाम टॉपिक्स ऐसे हैं जो सामान्यतः परीक्षाओं में यहाँ पर नहीं पूछे जाते। पहली 10 देखिए, इसमें इन्होंने 20 यूनिट का इसको बांटा है। 20 यूनिट में 10 यूनिट जो है वह रखी हैं इन्होंने मैथ की, और बाकी जो 10 यूनिट हैं उसमें 5 में फिजिक्स और 5 में केमिस्ट्री को रखा है। यानी 20 यूनिट रखी हैं, 20 में आपने फिजिक्स भी दे दिया, केमिस्ट्री भी दे दिया और मैथ भी दे दिया। अब मैथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स का क्या औचित्य है ये तो ESE वाले ही बता सकते हैं, लेकिन अभी हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी इसमें क्या क्या है। तो यूनिट 1 को हम देखेंगे तो इसमें सबसे पहले संख्या पद्धति है, और संख्या पद्धति में अपरिमेय संख्याएँ, वास्तविक संख्याएँ, दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक रेखाओं का निरूपण, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएँ, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, ये सब आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से दूसरी जो इकाई है उसमें बहुपद के बारे में सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं, बहुपद से संबंधित तमाम चीज़ें। इसके अलावा 2 चरों वाले रैखिक समीकरणों का युग्म से संबंधित यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। द्विघात समीकरण से संबंधित पूरी चीज़ें यहाँ पर पूछी गई हैं। तीसरा जो यूनिट है उसमें रेखाएं और कोण वगैरह रखे गए हैं, उसमें चतुर्भुज को रखा गया है, उसमें त्रिभुज को रखा गया है, ठीक है। तो यूनिट जो 3 है उसमें चतुर्भुज है, त्रिभुज है, वृत्त है, यानी जितनी एडवांस मैथ है वो सारी आपकी एक ही यूनिट में उन्होंने कर दी है। रेखाएं और कोण, त्रिभुज, चतुर्भुज और इसके अलावा वृत्त, ये चारों चीज़ें जो हैं वो एक ही यूनिट के अंदर यहाँ पर आपके डाल दी गई हैं, जो कि आप एडवांस में अलग अलग उसमें पढ़ते थे। इसके अलावा जो चौथा यूनिट है, चौथे यूनिट में आप देख सकते हैं कि हीरोइन का सूत्र जो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए यूज होता है, तीनों साइड्स मालूम हो, और इसके अलावा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरा हो गया है आपका क्षेत्रमिति से संबंधित 2D 3D संबंधित पूरा आपका यहाँ से ये रहने वाला है। इकाई जो 5 है वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री को दे दिया है। इकाई 5 जो है वो पूरी त्रिकोणमिति के लिए यहाँ पर दे दी गई है। इसी प्रकार से छठवीं आप देखेंगे, छठवें में पूरा एलजेब्रा दिया हुआ है जिसमें सीरीज नंबर सारे दिए हुए हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कर दी हैं। 7वें में आप देखेंगे तो 7वां यूनिट है वो पूरा कोऑर्डिनेट से भरा पड़ा है, पूरा कोऑर्डिनेट 7वें यूनिट में दे दिया गया है। निर्देशांक ज्यामिति, द्विविमीय और त्रिविमीय सारी चीज़ें यहाँ पर पूछ ली गई हैं। साथ ही साथ इसमें सदिश अदिश गुणनफल भी इसमें, यानी स्टैटिक्स डायनामिक्स टाइप के सवाल भी इसमें कुछ पूछे जाएंगे, यानी बहुत अच्छा खासा सिलेबस सबकी बार इसमें रख दिया गया। इकाई 8 में देख सकते हैं पूरा सांख्यिकी से संबंधित माध्य, माध्यिका, परिसर, माध्य विचलन, प्रसरण, सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें पूछ ली गई हैं। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं इसमें, अभी ये देख सकते हैं आप कि 9वां जो यूनिट है, 9वीं यूनिट में देखिए आप यहाँ पर
बहुत ही आश्चर्यजनक सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। अवकलन और समाकलन को यहाँ पर रख दिया गया है, जो कि 12वीं में आप इन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, समाकलन और अवकलन को, उन सारी चीज़ों को यहाँ पर रख दिया गया है। तो निश्चित रूप से बहुत ही अजीब सिलेबस यहाँ पर रखा गया है। सदिशों, सदिश विश्लेषण एवं ज्यामिति, उनके योग, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं आप कितनी हैं। इसके अलावा फिजिक्स की भी यहाँ पर 5 यूनिट रखी गई हैं, तो देख सकते हैं फिजिक्स की यहाँ पर 5 यूनिट रखी हैं। इन पर पूरा अलग से हम चर्चा करेंगे, पूरा विस्तार से उसको हम बताएंगे कि किस तरीके से आपको इसमें पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्योंकि जो सिलेबस का भाग है वह मुख्य भाग है, उसके बारे में एक अलग से ही वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें तो सिर्फ हमने टॉपिक बता दिया और ये आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक हम लोग जो सोच रहे थे कि सिलेबस में सिर्फ मैथ ही रखें, जैसा कि मैथ ही आना चाहिए था 100 नंबर का, लेकिन यहाँ से फिजिक्स में इन्होंने मैथ में फिजिक्स और केमिस्ट्री रखकर सबको यहाँ पर चौंका दिया है। और बचे हुए कितने दिन, सिर्फ 60 दिनों में, जब से फॉर्म आप देखेंगे आज से 20 तारीख से, तो इसमें 50-60 दिनों में कितना जो है अभ्यर्थी पढ़ सकता है। इतनी नई चीज़ें आपने डाल दी हैं उसमें, अब कितना इसका कट ऑफ रहेगा इसका तो आप ही अंदाज़ यहाँ से लगा सकते हैं कि क्या उसमें रहने वाला है। फ़िलहाल ये सभी के लिए है, तो ज़्यादा आपको इसमें ज़्यादा टेंशन भी इतना नहीं करना है कि टेंशन में पढ़ाई ही ना करें। जो चीज़ है सभी के लिए है, जो अभी से मेहनत कर लेगा, जो 60 दिन की मेहनत रहेगी, यहीं से सबकी रेस चालू होगी और 60 दिन में डिसाइड हो जाएगा कि किसका सिलेक्शन होना है और किसका नहीं होना है। तो हमें उम्मीद है कि आप अपनी पढ़ाई इसी सिलेबस के अनुसार अब अपनी जारी रखेंगे। बाकी जो सिलेबस अभी ये है इस पर हम एक चर्चा कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें पूरा डिस्कस कर लेंगे किस तरीके से हमें पढ़ना है। और हो सकता है सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग अलग सिलेबस की अलग अलग मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, जिससे हम उस पर चर्चा कर सकें कि किसको किस तरीके से पढ़ा जाए, कौन सा टॉपिक कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, कम समय में उसको कैसे पढ़ना है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगा वह सिलेबस पे हम पूरा डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ एक और वीडियो आपके लिए मैं लेकर आऊँगा और उसमें बताऊँगा कि कैटेगरी वाइज आपको कितनी मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और किस कैटेगरी की कितनी मेरिट हाई उसमें हो सकती है, तो आपको कितनी उसमें संभावना, कितनी मेहनत उसमें आपको अलग से करनी पड़ेगी। तो वो सारी चीज़ें हम अगली वीडियो में आपकी लेकर आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी।